याद है आपको ये वाला पीडीएफ बेटा? जी सर। तो ये पीडीएफ थोड़ा सा मिस हो गया था। काम की बातें करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कहाँ तक लिया था बेटा? एक बार स्टार्ट से हम लोग करा लेते हैं। देखो, जॉन डाल्टन ने बताया था कि हमारा एटम जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर होता है। ठीक, सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। और अगली बात बोली है कि उन्होंने कहा कि जो हमारे एटम होते हैं वो हमारे सेम एलिमेंट के रिजेंबल करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अलग होगा, लेकिन सभी ऑक्सीजन के एक ही जैसे होते हैं। अगली बात उन्होंने बताई थी बेटा, मतलब ये सारी बातें एक एक तरफ से हैं। और अगली बात उन्होंने बताई यहाँ पे थॉमसन के मॉडल में, क्योंकि अब हमारे पास आ गया एटम जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेटा एक बार डाल दीजिए उसमें, एसआरबी में भी डाल दीजिए बेटा। तो बेटा एटम हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, माना जाता है कि एटम हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है तो एक बात तो समझ में हमको ये आ गई कि याद रखिएगा कि थॉमसन मॉडल जो होता है, उस थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर उन्होंने एक कहानी बताई कि ये हमारा प्लम पुडिंग मॉडल होता है। और इसमें जैसे केक में पुडिंग की जाती है ना, काजू किशमिश लगाई जाती है, या तरबूज में जो हमारे वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, उस तरह से उन्होंने कहा कि रेड मास की तरह होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये जो अंदर रेड मास है बेटा, ये हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। रेड मास जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के सीड होते हैं, ये हमारा बेटा, ये क्या होता है बच्चों? ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, ये हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और ये इनके इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं वो मोशन नहीं करते हैं। और जब मोशन नहीं करते हैं, इस वजह से मामला उन्होंने कहा, बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोशन जब नहीं करते हैं इस वजह से ये समझ में बात आई कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। और जब कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा तभी उन्होंने इस बात को बोला कि बेटा कोई स्पेक्ट्रम न मिलने की वजह से हमारा मॉडल हो गया फेल। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनमें से मेन हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उनमें हमारा पहला दूसरा पॉइंट जरा सुनिएगा ध्यान से। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने आपको बेटा सारी बातें, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारी गोल्ड की फॉइल होती है। और गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग बेटा, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो हमारे स्ट्रेट चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेट चले जाते हैं। तो जब हमारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, जब हमारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमारे सीधे चले जाते हैं। इनकी संख्या होती है सबसे ज्यादा संख्या होती है वो अल्फा पार्टिकल की जो सीधे चले जाते हैं थीटा इक्वल टू 0 से, या इसको कहते हैं अनडेविएटेड पास कर जाते हैं। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल जो आपके अनडेविएटेड पास करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल हमेशा याद रखिएगा आपके सबसे ज्यादा संख्या में होंगे। और वो अल्फा पार्टिकल जो आपके किसी न किसी एंगल से डेविएट करते हैं, मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल गया, ये अल्फा पार्टिकल गया, ये हमारा किसी न किसी एंगल से डेविएट करता है। और एंगल ऑफ डेविएशन हमारा जो होता है इसमें भी ये हमारा 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो हमारे N2 वाले होते हैं, ये वो अल्फा पार्टिकल होते हैं जिनका डेविएशन 90 डिग्री से 0 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। बेटा आगे हम बढ़ जाएंगे। ऐसे अल्फा पार्टिकल हमारे जो बिल्कुल जाएं और जाने के बाद सीधे वापस आ जाए। तो अल्फा पार्टिकल गए और ये हमारे क्या हो गए, सीधे यहाँ से रिटर्न हो गए। यानी कि इनकी संख्या हो जाती है वो सबसे कम हो जाती है। यानी N3 वाले जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हमारे 180 डिग्री एंगल से क्या होते हैं, डेविएटेड होते हैं। N3 वाले अल्फा पार्टिकल हमारे 180 डिग्री से क्या होते हैं, डेविएटेड। क्लियर है बात? अब जरा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पीडीएफ हम आपको बेटा दे देंगे।
अगर हम यही वाला पीडीएफ हो गया था जब हमने पहले दिन पढ़ाया था बेटा, ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल हमारा है, और अगर अल्फा पार्टिकल हमारा जो है ना, ये जैसे हमारा गोल्ड फॉइल है और गोल्ड का न्यूक्लियस है, आपको पता है गोल्ड का न्यूक्लियस इन्होंने क्यों लिया था? गोल्ड को लिया था ड्यू टू हाई मेलिएबिलिटी। तो जब इसकी मेलिएबिलिटी ज्यादा होती है तो हम लोग इसको थिनेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, तो मेलिएबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम लोग उसको थिनेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं। तो बेटा देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियस लिया है इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करी, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हमारा सेंटर रहता है? कहा जाता है कि हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का न्यूक्लियस पर केंद्रित रहता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे ऐसे हैं जो हमारे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डेविएट होते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेट पास करते हैं। हमारे कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट पास करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल हमारे स्ट्रेट पास करते हैं उनकी संख्या बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया कि ये हमारे N1 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ कि कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे न्यूक्लियर एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस से आते हैं। जैसे ये अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियर एक्सिस से B1 पे आया, ये वाला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर एक्सिस से B2 पे आया, ये वाला अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर एक्सिस से B3 पे आया। यानी कि हम लोग क्या बढ़ाते जा रहे हैं? न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करते समय अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियर एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारे इतने सारे अल्फा पार्टिकल जो जितना ज्यादा दूर से जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा, जो जितना ज्यादा दूर से जाएगा उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। इनका डेविएशन कम कर दीजिए, इनका डेविएशन कम कर दीजिए, इनका डेविएशन कम, और ये अल्फा पार्टिकल का डेविएशन थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, इन अल्फा पार्टिकल का डेविएशन थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। और ये अल्फा पार्टिकल हमारे वो होते हैं जो हमारे, देखिए इनका एंगल देखिए, इनका एंगल देखिए, इनका एंगल देखिए, और इनका एंगल नीचे भी वही है, नीचे भी वैसे ही है, नीचे भी वैसे ही है बेटा। इसका मतलब हम लोग जितनी जैसे जैसे B1 सबसे कम डिस्टेंस है B1, उससे ज्यादा डिस्टेंस है बेटा हमारी B2, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारी है B3। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारी B3 है, तो हम कहते हैं कि B1 से बड़ी डिस्टेंस B2 से बड़ी डिस्टेंस B3। तो हमारा जो एंगल होता है वो हमारा घटना शुरू हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल का एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगा। इसको कहते हैं, जो मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मेन जो टोटल पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। वो आपके 3 पॉइंट होते हैं जिनमें N1, N2, N3 के बारे में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? N1 की। उससे कम संख्या किसकी है? N2 की। सबसे कम संख्या किसकी है? N3। मतलब समझ लीजिए जो पार चले जाते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा, जो हमारे डेविएट करते हैं उनकी संख्या सबसे उससे कम, जो रिटर्न आ जाते हैं उनकी संख्या सबसे कम। तो जब पहले दूसरे तीसरे पॉइंट को हम पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट हम बताएंगे आपको 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट, और इसके बाद हम पहले दूसरे तीसरे पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर निकालेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में, और हम बेटा एंगल के बीच में ग्राफ। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि अभी आपने बताया घटता रहता है। एक निकाला हमने इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो बात मैंने बताई है, ये हमने बताई है इम्पैक्ट पैरामीटर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियर एक्सिस। देखो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियर एक्सिस। कहने का मतलब होता है कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये देखिए हमारा बेटा न्यूक्लियर एक्सिस की, ये न्यूक्लियर एक्सिस बनाया और न्यूक्लियस का सारा पॉजिटिव चार्ज बनाया। और बेटा यहाँ पे हमने ले लिया है एक अल्फा पार्टिकल जो हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, और इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियर एक्सिस के बीच की है। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? हम लोग बेटा कहते हैं अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर। और अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम होता है इम्पैक्ट पैरामीटर।
और इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा एंड न्यूक्लियर एक्सिस। इसको लिख लो न्यूक्लियर एक्सिस, इसको लिख लो न्यूक्लियर एक्सिस। और ये आ जाएगा आपके पास ZE² cot थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई बेटा आ जाएगा आपके पास K। और आपको पता है कि K क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अल्फा हमारा काइनेटिक एनर्जी K से चलेगा, राइट। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम लोग एक बात तो बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं जो मैंने अभी अभी बताया। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस के पास आ रहा है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और फोर्स कम होता जाएगा और डेविएशन घटता जाएगा। यही बात मैंने बताई थी कि B1 से बड़ा B2, B2 से बड़ा B3, तो वो आप देखोगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन घटना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर से ये डिसाइड करते हैं कि कितने एंगल से हमारा अल्फा पार्टिकल डेविएट करता है। अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर के इस फॉर्मूले में b बराबर 0 पुट कर दें बेटा, तो b बराबर 0 का मतलब जानते हैं, ये वो हमारा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल जो हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर एक्सिस के सहारे से आता है। जैसे ब्लू कलर का अल्फा पार्टिकल है, ये देखिए न्यूक्लियर एक्सिस के सहारे से आता है और ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से लौट भी जाता है। तो मालूम है क्यों लौटता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि हमारी काइनेटिक एनर्जी रिपल्शन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन में कन्वर्ट हो गई। तो अल्फा का चार्ज है 2e, आना और जाना। तो बेटा याद रखिएगा अल्फा हमारा 180 डिग्री एंगल से डेविएट कर जाता है। जब बी की वैल्यू 0 रख दोगे तो एंगल हमारा 180 डिग्री का आ जाए। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक होता है कि हम बेटा, एक न्यूक्लियस है ये और एक न्यूक्लियस है ये, इस न्यूक्लियस को बना दीजिए जरा अच्छे से। ये न्यूक्लियर एक्सिस है और हमने यहां से अल्फा पार्टिकल लिया और ये अल्फा पार्टिकल हमारा किसी एंगल से जा रहा है और ये एंगल हमारा θ1 डिग्री है और ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बी हो गया। अब वो ये कह रहे हैं इसका चार्ज है Z1e। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही न्यूक्लियस दूसरे चार्ज का हो, Z2e का हो, तो अल्फा पार्टिकल जो हमारा होगा, अल्फा पार्टिकल जो हमारा होगा ये हमारा ज्यादा एंगल से डेविएट कर रहा है अगर, तो अगर एंगल ज्यादा है, अगर एंगल ज्यादा है तो पक्का हो गया कि एंगल ज्यादा होने का मतलब है कि चार्ज भी ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की गारंटी है, जबकि हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर सिमिलर है। तो ये पॉइंट हमारा 6 नंबर का हो गया। मैंने कहा था 7th नंबर पॉइंट पे ये वाला पॉइंट आएगा, इसमें कहा जाता है कि अल्फा पार्टिकल हम लोग जो निकालते हैं ना बेटा, देखिएगा ये अल्फा पार्टिकल निकाला, ये हमारा अल्फा पार्टिकल किसी गोल्ड के न्यूक्लियस के समीप जा रहा है, गोल्ड फॉइल है, और कहते हैं कि ढेर सारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गोल्ड को अप्रोच करते हैं, जैसे ये। अब इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? थीटा। इसका कितना एंगल ऑफ डेविएशन है? थीटा। तो थीटा एंगल से कितने दिखा सकते हो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल? हम 2D में बना रहे हैं तो 2 ही तो दिखा सकते हैं। हम लोग बेटा 2D में बना रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल हम 2 ही तो दिखा सकते हैं जब आप 2D में बना रहे हैं। तो जब आप 2D में बना रहे हैं तो 2 अल्फा पार्टिकल आप दिखा सकते हैं यहां से, तो हमने 2 अल्फा पार्टिकल यहां से दिखाए, राइट। अब एक बात समझिएगा, हमसे कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे 3D में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होंगे, तो वो अल्फा पार्टिकल हमारे Z² पे डिपेंड करेंगे और वो अल्फा पार्टिकल की संख्या हमारी sin की पावर 4 थीटा बाई इस पे डिपेंड करती है। तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि कितने हमारे। तो इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया कि अगर 100 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे हो और जिनका डेविएशन 60 डिग्री का हो,
तो कितने अल्फा पार्टिकल होंगे, इनका डेविएशन 90 डिग्री का होगा फॉर द सेम न्यूक्लियस, यानी z सेम हो गया। तो अगर z सेम हो गया तो n1 अपॉन n2 किस पे डिपेंड करेगा, n1 अपॉन n2 हमारा साइन पे डिपेंड करेगा, थीटा 2/2 पे करेगा, साइन की पावर 4, थीटा 1/2 पे करेगा, और बेटा ये देख लीजिए पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएंगे साइन की पावर 4, यहाँ सुनिएगा ध्यान से, बाद वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा 90/2 का मतलब है 45 डिग्री, और नीचे वाला 60/2 का मतलब है 30 डिग्री, और होल पावर हो जाएगी 4। सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/√2, 1/2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 100 आएगा n1, और n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और n2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 25। तो ये हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से हमारे मुड़ते हैं। एक बीच में एक पॉइंट हमारा रह गया है, वो पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये वाला पॉइंट। जैसे कोई भी अल्फा पार्टिकल हमारा किसी भी न्यूक्लियस को अप्रोच करता है, तो किसी न्यूक्लियस को जब अप्रोच करेगा तो उसकी चार्ज, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो अल्फा को रिपेल करेगा। तो हमने वो अल्फा पार्टिकल लिया है जो अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियर एक्सिस के साथ, देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा का चार्ज Zi है, और इस डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो कहते हैं इट इज अंडर दिस कंडीशन दैट द पार्टिकल हैज क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस, जब b बराबर 0 पे कोई भी अल्फा पार्टिकल, ऐसे फिर से देख लो एक बार, कोई भी अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस को अगर अप्रोच करता है तो न्यूक्लियर एक्सिस के सहारे से चलेगा, तो उसका इम्पैक्ट पैरामीटर जो होगा वो होगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0। और अगर इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कर देंगे तो ये अल्फा पार्टिकल हमारा रिटर्न करके आता है। क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में इसका चार्ज Zi है, इसका चार्ज 2e है, इनके बीच में एक लगेगा कूलोम्बियन रिपल्शन, और कूलोम्बियन रिपल्शन की वजह से यहाँ पर हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ये हमारी बेटा वैल्यू हो जाएगी। और हम जानते हैं यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा की है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस Zi माइनस ई, नहीं प्लस ई प्लस 2e चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन आर नॉट। तो आर नॉट हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 2Zi² डिवाइडेड बाई आ जाएगा k, डिवाइडेड बाई आ जाएगा k, और k हम लोगों ने रदरफोर्ड ने 5.5 मिलियन का लिया था। रदरफोर्ड ने कौन कौन सी वैल्यूज ली थी, गोल्ड न्यूक्लियस लिया था, 79 एटॉमिक नंबर, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की लेने के बाद इन्होंने कैलकुलेट करके फाइंड किया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद, ये वैल्यू रखने के बाद ये निकल के आई 4.13 10 की पावर अप्रोक्स, और इसको उन्होंने कह दिया कि ये हमारी जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आपसे पूछें कि अगर ब्लैक कलर के पेन से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी या बताइए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस रेडियस जो हो जाएगी वो हमारी इससे कम हो जाएगी, और आर की वैल्यू इससे कम हो जाएगी। इसका मतलब जानते हैं
कि आर की वैल्यू आर नॉट से कम हो जाएगी, इसको कहेंगे लगभग लगभग 10⁻15 मीटर, इसको कहेंगे 1 फर्मी। तो फर्मी साइज में रहने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और फर्मी साइज में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो फर्मी साइज में रहने वाले पार्टिकल्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग बेटा न्यूक्लियॉन कहते हैं, या इनको हम फर्मियॉन कहते हैं। तो फर्मी साइज में रहने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन कहें, न्यूक्लियॉन कहेंगे या फर्मियॉन कहेंगे। ये बेटा रदरफोर्ड का पूरा मॉडल, पूरी थ्योरी जैसे ही इन्होंने बताया, पहले तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बात बताई कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बताया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियर चार्ज बताया, हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताई। ये सारी बातें सच हो रही हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए रदरफोर्ड एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स मैं करेक्शन कर रहा हूं, इसकी जगह पे उन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ, क्या कहा बेटा, सर्कुलर पाथ कहा। और जब सर्कुलर पाथ कहा तो जैसे ही उन्होंने सर्कुलर पाथ कहा तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाएगा एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा ये क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमारा एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन आपका हमारा एक हेलिकल पाथ में आता है, और ये हमारा हेलिकल पाथ इन्होंने यहाँ पर समझाया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो फील कर रहा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल बन गया था, और इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कहा जाए कि एटम को अनस्टेबल बना देगा। तो हम लोग कहेंगे नाउ 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन इज नॉन स्टेशनरी। इन्होंने एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा नॉन स्टेशनरी होता है, और बताया था इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो एक तरह से यहाँ पर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन आपका एटम को अनस्टेबल बताता है। तो हम लोग कह सकते हैं नाउ एटम इज अनस्टेबल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो एटम होगा वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि 2 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए रदरफोर्ड ने जो आपको बताया था कि एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, यहीं से बोहर थ्योरी आई। और बोहर ने कहा कि नहीं भाई, सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी, पोस्टुलेट्स दी थी। पहली बात बताई थी कि बोहर ने जो पहली बात बताई थी वो कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगेगा वो किसी पर्टिकुलर शेल में लगेगा, ऑर्बिट्स में लगेगा, और उनको हम लोग KLMN के नाम से जानते हैं। और ये हो जाएगी K, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N। तो KLMN के नाम से जानते हैं। और न्यूट्रॉन और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा जब इन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो हमारा ये एनर्जी लेवल्स जो मैंने बताए हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, और इनमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो हमारा बिल्कुल फिक्स्ड जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो हमारा कूलोम्बियन अट्रैक्शन से मिलेगा। इन्होंने कहा कि मान लीजिएगा हमने एक न्यूक्लियस ले लिया है जिसका कोई भी, मान लीजिए ये वाली जो थ्योरी है वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सपोज कर लेते हैं, कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम। तो पहले इन्होंने हाइड्रोजन के लिए बताया, तो हाइड्रोजन के पास केवल एक पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर बात को इन्होंने दूसरे किसी एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इन्होंने क्या कर दिया, वेरी करा दी अपनी बात को। तो इन्होंने जो बताई ये बात, उसमें हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में केवल एक सिंगल प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला कूलोम्बियन अट्रैक्शन ये सेंट्रीपेटल फोर्स दे देता है mv²/r। तो अगर हम इस थ्योरी को जनरलाइज कर दें तो हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जा सकते हैं। इसी बात को उन्होंने आगे समझाया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम जो रहेगी, देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में हमेशा NH/2 को फॉलो करेगा। यानी कोई कहे कि फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताइए कितनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा 1h/2। सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2h/2। थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना है, ये हो जाएगा MVR थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2। अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेसिव ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का अंतर बताइए, तो हम लोग इन दोनों के बीच में अंतर निकाल सकते हैं और ये आएगा h/2। और इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये आएगा h/2। इसका मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स रहती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताइए, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताइए। तो हमारा मिनिमम एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा वो हो जाएगा हमारा h/2। जरा बता दीजिए स्पीड ठीक है कि हम थोड़ा सा कम करें। और h/2 को हम कहते हैं 10⁻⁻34 के ऑर्डर में रहती है, 10⁻⁻34 के ऑर्डर में रहती है। ठीक, इसको कहते हैं मिनिमम एंगुलर मोमेंटम। बेटा तीसरी पॉस्टुलेट आती है बोहर की, वो आती है कि इलेक्ट्रॉन हमारा, पहली बात तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करते करते एनर्जी का लॉस करता है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस रिवॉल्व करते करते नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, हायर से लोअर आएगा, तभी वो एनर्जी का लॉस करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की हमारी इनिशियल स्टेट है EI और फाइनल स्टेट है EF। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि ये हो जाएगा आपका NH के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा, और EI माइनस EF जो होगा वो हमारा hc/λ के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा। यानी कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा तब एनर्जी रिलीज करेगा, और वो भी हायर से लोअर जंपिंग करेगा तभी रिलीज करेगा, लोअर से हायर में तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी बोहर की थ्योरी में हमको डेफिनेट एनर्जी लेवल्स मिल गए। इन्होंने कॉन्सेप्ट किसका दिया, इन्होंने निश्चित ऊर्जा स्तर का कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बारे में बताने वाले कौन थे, वो थे हमारे बोहर, राइट। तो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स बताया, इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स बताई, इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताया, इन्होंने आपको बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताया, है ना। और आपका इलेक्ट्रॉन जिस किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। अब आते हैं बोहर थ्योरी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोहर थ्योरी में हम लोगों ने यहाँ पर पहली बात तो समझ लीजिएगा कि बोहर की थ्योरी आपकी बनी है हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन एटम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन एटम होता है एक प्रोटॉन के बाहर, एक प्रोटॉन के बाहर जब आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये सिस्टम होता है आपका एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हम अगर हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम को हाइड्रोजन लाइक एटम बनाए, तो हीलियम को हम लोग बनाए हीलियम+1। जब हम हीलियम+1 बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का, बेटा ध्यान रखिएगा, प्लस का 2e, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकाला वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आया। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे निकाला वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब हम हीलियम+1 को बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बेटा हम लिथियम+2 को बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन लिथियम और हीलियम में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा न्यूक्लियर चार्ज में। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज जो हो जाएगा वो हमारा 3e के बराबर, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और बेटा इसकी ऑर्बिट में जो चक्कर लगाने के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, क्योंकि दो तो निकल चुके हैं।
तो ये प्रोसेस कहां तक वैलिड होगा? अगर हम इस बात को करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा कहां तक वैलिड होगा? हम लोग इस चीज को अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हमारा जो होगा, वो हमारा हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हमारा वैलिड करेगा, कब तक होगा? टिल सोडियम। अगर हम टिल सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम तक ये वैलिड रहेगा, राइट। तो बच्चों एक बात यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगी कि हाइड्रोजन कंटेंट, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम लोग अगर बात करेंगे ना तो देयर विल बी नो चेंज। हम कोई भी यहाँ पर अगर हम यूरेनियम की बात कर लें, हम अगर बात कर लें लेड की बात कर लें, हम अगर बात कर, मतलब यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन है, सोचो। अब कोई कहे कि यूरेनियम के 92 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, 91 निकाल दें, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारी जो थ्योरी है वो हमारी कहां तक थ्योरी है? ठीक, एक क्वेश्चन जरा लगा के दिखाइए सारे बच्चे और आंसर देखें कितने बच्चों का आ रहा है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लगा के दिखाइए। फाइंड लीस्ट डिस्टेंस, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस between, find the least distance between Z1 and Z2 when Z1 nucleus colliding Z2 nucleus with kinetic energy K। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस लिया है जिसका चार्ज है Z2e और इस न्यूक्लियस को अगर हम लोग, इस न्यूक्लियस को बेटा अगर हम लोग किसी दूसरे न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा Z1e और ये न्यूक्लियस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे Z2e। और बेटा इन दोनों के बीच का स्पेस हो जाएगा R0, यही निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Z1e इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Z1 Z2। तो काइनेटिक एनर्जी के ले लेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इन दोनों चार्जेस में निकालेंगे तो Z1 Z2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा R। तो R0 की वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी गई है, हमारे इस कंसेप्ट पे डिपेंड करती है। Z1 Z2 और E स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा K। R0 हमारा जो है वो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R0 हमारा K काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और R0 हमारा Z1 Z2 पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो बेटा हम अगर बात करेंगे, इतने सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और हमारी बोहर की पोस्टुलेट भी हो जाएगी और हम लोग बोहर में हाइड्रोजन लाइक एटम में निकाल सकते हैं और वो भी टिल सोडियम। तो हम लोग बेटा अगर बात करें रेडियस, बोहर रेडियस की बात करें तो बेटा देखो ये हमारी कोई भी हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम है और ये हाइड्रोजन लाइक एटम में ये इलेक्ट्रॉन हमारा है और ये इलेक्ट्रॉन आपका जाके यहाँ चक्कर लगा रहा है। इसकी हमारी कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है बेटा। और अगर nth ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, रेडियस Rn है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब nth में चक्कर लगाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा mv स्क्वायर अपॉन Rn इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन
बेटा ZE स्क्वायर, Q1 Q2 निकालते हैं, ZE स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा अपॉन RN स्क्वायर, रूट कैंसिल कर, RN कैंसिल कर दीजिएगा, MVN स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ZE स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई RN आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बेटा कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू आएगी NH/2 पाई की, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताइएगा, हम सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग सेकंड, समझिएगा ध्यान से, स्क्वायरिंग सेकंड एंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो जरा सेकंड का इक्वेशन का स्क्वायर करिए, इनका देखिए स्क्वायर किया और डिवाइडेड बाई आ जाएंगे, हम इसको फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। बोहर की थ्योरी थोड़ी सी ऐसी है, इसमें आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा RN आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो RN की वैल्यू आ जाएगी ZE स्क्वायर, बेटा ZE स्क्वायर है ना। एक काम करिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद RN की वैल्यू आएगी N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ZE स्क्वायर M। इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग रेडियस, और इसको कहते हैं बेटा हम लोग फॉर्मूला फॉर रेडियस। इसमें हम अगर पुट कर दें Z की जगह 1, N की जगह 1, बेटा हमारे पास आ जाएगा R1, और ये किसके लिए आएगा, हाइड्रोजन के लिए आएगा, एटम के लिए, तो इसको कहते हैं बोहर्स रेडियस। तो फॉर्मूला फॉर बोहर्स रेडियस क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई E स्क्वायर M। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। बच्चों लर्न ये नहीं करना है, लर्न ये करना है यहाँ से कि हमारी R की वैल्यू जो होती है वो N स्क्वायर Z, और R की वैल्यू हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, क्या आया था बेटा, जरा सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, माइक खोल सकते हैं, कि अगर पूछा गया था बेटा आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम कर दें हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का मास कर दें डबल, तो बताइए रेडियस हमारी कितनी। एक बात तो पक्का है कि हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है, तो जरूर हम ये बात कह सकते हैं क्या, कि हम लोग एक बात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो हमारा वो एटम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज ही नहीं हो सकता। एक बच्चे ने पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन का मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास क्यों पढ़ा रहे हो भैया। ये सवाल हर किताब में दिया है, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर देंगे तो रेडियस जो हो जाएगी वो हमारी हाफ हो जाएगी, इसको डबल करेंगे ये वाले हमारा हाफ हो जाएगा। बेटा अगली बात, अगर कोई कहे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए, तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। हाँ टेस्ट में आया था बेटा, कौन से टेस्ट में आया था, ये देखिए, इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं एफएलटी में। अच्छा, तो वो बेटा हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम वाला सवाल हर किताबों में मिलेगा। और बेटा देखो इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम के कंडीशन में जा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आपको N बराबर 2 की रेडियस निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 करेंगे बेटा, और यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 1 इंटू 0.53, तब हमारा आंसर आएगा 2.14 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा बेटा। और हाइड्रोजन एटम के लिए N बराबर 3 की रेडियस निकालिएगा,
तो ये आ जाएगा R3 इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर 0.53 और सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी बेटा किसी भी कंडीशन में हम लोग बेटा इसको निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नए वाले आर्टिकल पे आते हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में मैं यहाँ पे अपनी बात अलग से लिख रहा हूँ, वहां स्टडी मटेरियल में थोड़ा उतना क्लियर नहीं लिखा है। तो mvr एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में होता है NH/2 पाई। तो v निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NH/2 पाई mr n। सारे बच्चे यहाँ पे NH अपॉन यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 2 पाई m। और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा Rn, और Rn की वैल्यू पुट कर दीजिएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई ZE स्क्वायर और m आ जाएगा हमारे पास। और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा इसमें आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ZE स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट 1/n। ये है फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला। और याद रखिएगा वेलोसिटी के फॉर्मूले में Vn जो होता है हमारा वो हमेशा आपका n के इनवर्स होता है। वेलोसिटी हमेशा लीस्ट होती है वहां जहां पे ऑर्बिट की संख्या सबसे कम, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे मिलेगी जहां पे पहली ऑर्बिट होगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी, P मैक्स। और बच्चों एक बात और सुन लीजिएगा, ये हमारी मास के इंडिपेंडेंट आएगी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब कोई पूछे आपसे कि जरा वेलोसिटी हम हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो V1 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा V1 हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए ठीक है बेटा। E1 कितना आ जाएगा, Z की जगह 1 कर देंगे, E स्क्वायर आ जाएगा और 2h एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे Z1 और ये 1 कर दिया है। इसका मतलब ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.53 आ जाएगा एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 2.19 10 की पावर आ जाएगा, 2.19 10 की पावर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम अगर बात करें तो V1/C अगर कैलकुलेट करें तो इसको एक नया टर्म दे देते हैं, और नया टर्म हमारा किताबों में लिखा है कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड विद C, यानी लाइट से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कहते हैं। सारे बच्चे एक बात बताओ, इसमें V1 की वैल्यू कितनी है, 2.19 10 की पावर 6 और C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8, 1/137 करेंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइनली सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी C/137। सारे बच्चे ध्यान से सुने कि हम यहाँ पर एक, जैसे हम लोगों ने नहीं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया था ये वाला, तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रेडियस, वैसे ही हम निकालेंगे। तो इससे हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जरा बच्चों वाई वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग कि स्पीड ठीक है या स्लो करें या तेज करें। रिप्लाई कर दीजिए, स्पीड ठीक है, स्लो करें, तेज करें, क्या करें। सही है। और बताइए, और बताइए, और बताइए। ठीक है, इसमें सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, है ना। अच्छा, जो चीजें रिवाइज करनी है वो रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है,
चलो, तो हमारा इस फॉर्मूले से हम लोग मालूम है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है z अपॉन n कर लेते हैं, और ये हो जाता है मे बी 2.19 10 की पावर 6 कर सकते हैं, इससे निकल आएगा। और 2.19 10 की पावर 6 का मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, b1 की वैल्यू को हम c अपॉन 137 भी पुट कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए बहुत पॉपुलर सवाल है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम n बराबर 3 ऑर्बिट। तो n बराबर 3, ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। n बराबर 3 ऑर्बिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बेटा n बराबर 3 कर देंगे और हाइड्रोजन एटम कर देंगे तो z बराबर 1 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा v3 बराबर 1 अपॉन 3 इंटू सी अपॉन, बहुत पॉपुलर सवाल है ये, मतलब सी के टर्म्स में रख दे, और इसको कहते हैं फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट, नया टर्म देते हैं, या सोमरफील्ड कांस्टेंट कहते हैं। सोमरफील्ड ने इसको बताया था, लेकिन कभी आया नहीं है, क्या करना किसी के नाम से, है ना। तो बेटा आइए आगे बढ़िए, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर हमें वेलोसिटी पता हो और ये पता रेडियस पता है, तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने का टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका इस न्यूक्लियस के बाहर, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये हो जाएगा हमारा NH ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई RN, और स्पीड कितनी हो जाएगी VN। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई RN, और ये हो जाएगा VN। अगर हमने कह दिया कि मान लीजिएगा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टाइम पीरियड इन, फाइंड, बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं। हमें पता है टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है RN पे और VN के रेशियो पे, ठीक। हम लोग जानते हैं RN हमारा जो होता है वो n² पे डिपेंड करता है, और VN जो होता है वो हमारा 1 अपॉन n पे डिपेंड करता है। जरा बताओ RN अपॉन VN किस पे डिपेंड करेगा, n³ पे करेगा, और यही वाली वैल्यू हमारी टाइम पीरियड हो जाएगी। यानी कि एक सवाल बहुत ही प्यारा बनेगा कि टाइम पीरियड हमारा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा कूद जाता है, जंप कर जाता है, तो टाइम पीरियड कितना रेशियो आएगा हम कर सकते हैं। और टाइम पीरियड का उल्टा वेरिएशन चलता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन चलेगा 1 अपॉन n³ चलेगा। अब आइए इसके बाद, जैसे हमने कहा कि RN की वैल्यू Z के इनवर्स होती है, और VN की वैल्यू जो होती है वो Z के डायरेक्ट होती है। और मैंने कहा जरा बताइए RN अपॉन VN कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन Z², ये हो जाएगा 1 अपॉन Z²। और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा TN, टाइम पीरियड 1 अपॉन Z², फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी Z²। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने में ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी हमारी Z² पे डिपेंड करेगी। बोलो बच्चों, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, और ओमेगा हमारा 1 अपॉन n³ पे डिपेंड करेगा। दोनों फॉर्मूले, दोनों सवाल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब आइए सबसे बड़ी बात, टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें, और हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें, इधर देखो बेटा, ये हमारा एटम कौन सा, हाइड्रोजन लाइक एटम, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है। प्यारे बच्चे बताओ, इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और ये रेडियस है। अब बताइए कि इस समय हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए mv² इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आपने ये वाली इक्वेशन निकाली थी, किसी बच्चे को याद है? अभी अभी हम लोगों ने दो इक्वेशन लेके काम शुरू किया था। एक एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन लेके काम शुरू किया था, ये हमारी इक्वेशन थी, और एक हमारी ये इक्वेशन। कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की। और काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की, तो ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ये वाली वैल्यू, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर एन। इसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन जेड ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, और अपॉन क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास जेड ई, माइनस का आ जाएगा, पहली बात तो माइनस का आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारे पास बेटा आर एन हो जाएगा। अगर एक काम कर लें कि इसको ले लें हम लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू को ई ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम लोग माइनस ई लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को E/2 लिख सकते हैं। डन। तो हमारे पास अब टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी E/2, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ई, और ये हो जाएगा माइनस E/2। और मालूम है टोटल एनर्जी को हम लोग अगर En कह दें, तो जो वैल्यू E/2 की है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। बच्चों टोटल एनर्जी वही है जो काइनेटिक एनर्जी है। फाइनली हम ये कह दें कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है न्यूमेरिकली, तो बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये प्लस आ जाए कि माइनस, माइनस आ जाए। और बेटा याद रखिएगा, फाइनली एक और बहुत अच्छा रिजल्ट है क्या, कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में निकालनी है, तो वो निकालेंगे टोटल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है न्यूमेरिकली। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी टोटल डबल ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा बेटा नेगेटिव होती है। बच्चों यहां पे जरा निकालिए, यहाँ पे जरा निकालिए, तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है इतनी, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा आर एन। सभी बच्चे यहाँ पर एक काम करेंगे, माइनस ये आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड ई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आर एन, और आर एन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सब्सटीट्यूट करिए आर एन की वैल्यू। जब आप आर एन सब्सटीट्यूट करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर एम, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन जेड स्क्वायर ई की पावर 4m डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, राइट। पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, राइट।
4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा बेटा, एच स्क्वायर आएगा और आएगा बेटा, बताइए जल्दी से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/n स्क्वायर। अब आप एक काम करिएगा, टोटल एनर्जी में एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्पेशल वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए, z स्क्वायर e की पावर 4m 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट हाँ 8 होगा बेटा, ये आ जाएगा 8 पाई नीचे आ जाएगा, देखो बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और रेड पेन से देखिएगा या ब्लैक पेन से देखिएगा, एक एच सी का ऊपर मल्टीप्लाई और एक एच सी का नीचे मल्टीप्लाई, और 1/n स्क्वायर आ गया। ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी वैल्यू कहलाएगी आर, इसको कहेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट जो आर लिया है, जेड स्क्वायर के पहले जेड स्क्वायर है और फिर बीच में आर है और फिर एच सी है और फिर 1/n स्क्वायर है, ये है। तो जो आर की वैल्यू है ना बच्चों, आर की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की ये आती है e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, यानी आर की वैल्यू जो होती है वो आपकी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हाइपोथेटिकल एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को हम चेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ आर भी हमारी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। बच्चों आर एच सी की वैल्यू, आर की वैल्यू 1.09 10 की पावर 7, एच सी की वैल्यू मैंने पहले रटवा दी है और इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आएगा 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड, सॉल्व करने पर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, माइनस आ जाएगी, जेड स्क्वायर आ जाएगी, आर एच सी लर्न कर लीजिएगा। मैं आपसे बोलूंगा कि इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और या फिर आप इसको ऐसे करिए -z स्क्वायर और आर एच सी की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे किसी की भी एनर्जी निकाली जा सकती है, राइट। और आप ये मान के चलिएगा जब आप एनर्जी निकालेंगे ना बेटा, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला ये वाला है, इसी फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे, तो मान लीजिए हमने निकाली एनर्जी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा N2 से N1 में जंपिंग कर रहा है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी En2 माइनस आर एच सी अपॉन N2 स्क्वायर, और En1 माइनस आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर। और जब हम निकालेंगे कि En2 माइनस En1 कितना होगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन लेंगे तो आर एच सी एन स्क्वायर N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो सारे बच्चे ये बताइए कि अगर हम यहाँ कॉमन ले लें आर एच सी और जेड स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा, और ये डिफरेंस जो हो जाएगा हमारा वो एच सी आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ऑलवेज रिमेंबर एनर्जी हमेशा निकलती है एच सी बाई लैम्डा फोटोन के फॉर्म में, तो एच सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इससे हम लोग वेव नंबर निकालते हैं। और अगर हम लोग किसी भी अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तब तो ये लगेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तब भी ये करेंगे, लेकिन अगर हम एनी अदर एटम की बात करें तो एनी अदर एटम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1/लैम्डा इक्वल टू आर
z माइनस बी होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीनिंग लगा दी है ना अपने, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो किया है आपने, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज हमारा, तो बेटा एक बात सारे बच्चे समझ लीजिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हम लोग सारी बातें यहाँ पे, अब यहाँ से बनाएंगे एनर्जी लेवल सर डायग्राम। सर 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 आपके पास एक क्वेश्चन भेजे। हाँ अच्छा। गरिमा क्या करी? यहाँ पे बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम सर इसमें सर बस यही कर देना कि रिडबर्ग कांस्टेंट जैसे मास पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मास का मल्टीप्लाई कर दें बस, तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने कौन सा आइटम ले लिया है? ड्यूटीरियम ले लिया है। यस सर। सर बस उसमें ड्यूटीरियम मास ही लेने पे, चेंज रहेगा। सर ड्यूटीरियम लेने पे आपका किसका मास मास चेंज हो जाएगा? सर ड्यूटेरियम में लिखा हुआ है ना, मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ 1860 मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या मतलब है? आपने कहा सर है तो इंस्टेड जैसे ऑफ हाइड्रोजन एटम, सुनो, यस पहले यस हाइड्रोजन एटम लिया है यस सर और बाद में इन्होंने कहा ड्यूटीरियम ले लेंगे हम। यस सर। तो हाइड्रोजन एटम की जगह पे ड्यूटीरियम लेने से, 1s2 लेने से सर हमारा इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप है ना, तो अरे मास ही वो तो, चेंज होगा। अरे हाँ दादा, हाइड्रोजन हाँ। ड्यूटीरियम लेने से इलेक्ट्रॉन का मास में क्या फर्क पड़ेगा? सर इलेक्ट्रॉन के मास में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो मास फिर ऑफ, यहाँ पे आगे दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1860 देने दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देने, सर तो जैसे 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n स्क्वायर, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर होता है। हाँ तो लैम्डा की वैल्यू पहले दे रखी है, दूसरी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इसी फॉर्मूले नहीं से। आप, नहीं, आप आज तुम मेरी मेरी बात मानो, आज जरा पढ़ना, हाँ फिर जी। इसको हम कल डिस्कस करते हैं सबके साथ, ठीक। ठीक है सर। आज जरा पढ़ लेना जरा, तो तुम कल ही जी तुम सर। अपने आप आंसर दोगी हमें। अच्छा ठीक बेटा, है। बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम, तो मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। मैंने आज आप लोगों से कहा था कि वन शॉट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चलेंगे। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हर ऑर्बिट की एनर्जी निकालना सीख गए। मतलब इस फॉर्मूले से z बराबर 1 कर देंगे और हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में हम लोग n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, यानी n बराबर 1 को ग्राउंड स्टेट, फिर n बराबर 2 को फर्स्ट एक्साइटेड, फिर सेकंड एक्साइटेड, फिर थर्ड एक्साइटेड, फिर फोर्थ एक्साइटेड। तो हम अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। और एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने है। इसमें हमारा n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर, तो हर एक की एनर्जी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लो। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.38। बेटा हर किसी में काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन प्लस में होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पे मैं पॉइंट लगाता जा रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी, 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 ये काइनेटिक एनर्जी। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा, है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आती है, दुगुनी करते चले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी,
ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल। तो हम बात करें, हम नीचे से ऊपर जाएं तो क्या होता है बेटा, नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी केवल कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, और टोटल एनर्जी भी हमारी बढ़ जाती है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम अगर डी एक्साइट करें और ग्राउंड स्टेट में लाएं, है बेटा, क्लियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है आयोनाइजेशन स्टेट में जाने पर, और काइनेटिक एनर्जी प्लस में थी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव और कम हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव और कम हो जाएगी। तो वेरिएशन अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, तो इसका मतलब n बराबर 2 स्टेट में पूछा जाता है, और ये आ जाता है हमारा n बराबर 2 स्टेट में काइनेटिक एनर्जी प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब किसी बच्चे को डायग्राम अच्छे से तैयार है तो वो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात सुन लीजिएगा, हम लोग कल वाली क्लास में यहाँ से नहीं करनी है किसी को भी, और हम लोग जो है बेटा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की ब्यूटी ये है, एनर्जी लेवल डायग्राम इसकी ब्यूटी बेटा ये है कि मान लीजिएगा इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम हमको तैयार है, और एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करिएगा क्वेश्चन 1 आ जाता है कि मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बताइए, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी बताइए, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम बताएं। तो आपका आंसर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 2 में ले जा रहे हैं, इसी को मिनिमम कहते हैं बेटा। जब n इक्वल टू 1 से 2 में ले जा रहे हैं, इसी को मिनिमम कहते हैं। तो मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि शायद डायरेक्ट आप इसका क्या कर दें बेटा, ग्रुप पे जरा डाल दीजिए, 2-3 बच्चे एक बार डाल दीजिए ग्रुप पर, SRB ऑनलाइन, SRB ऑफलाइन में कोई बच्चा हो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे क्लास कर रहे हैं, रैंकर एक बार डाल दीजिए बेटा, ग्रुप पर डाल दीजिए। तो 10.2 आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग इसका क्या करने जा रहे हैं, केवल और केवल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी या, तो इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये आंसर प्लस में देना है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्साइटेशन एनर्जी, देखिएगा एक्साइटेशन एनर्जी, मैंने आपसे कहा कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है ऑफ, रैंकर वाला बच्चा कोई डाल दे, एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, और कहां पे निकालनी है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारी ये एनर्जी आती है, मतलब आपको अगर मैं कहूं तो यही आंसर आपका ऊपर वाले का आंसर, ऊपर वाले का दूसरा तरीका पूछने का है। एक्साइटेशन एनर्जी हमारी जो है ना, बेटा SRB बैच में डाल दीजिए।
हाँ, SRB बैच में डाल दो बेटा, SRB बैच, सुपर रैंकर वाले बैच। आओ बेटा, उत्कर्ष डाल दो बेटा। देखो आइए, तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग का जो ये वाला है, इसका आंसर भी यही रहेगा। और यहाँ पे आते हैं हम लोग कि अगर पूछा जाता है कि एक्साइटेशन एनर्जी, अगर एक्साइटेशन एनर्जी, बताइए आंसर क्या होगा। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर कोई कहे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 2 के लिए आपकी एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम सिंगली आयनाइज एटम के लिए निकालनी हो, अगर तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, हम लोग के पास क्या आंसर आ जाएगा, निकालिए जल्दी से आंसर दीजिए। बेटा निकालिए जल्दी से, हीलियम सिंगली आयनाइज के लिए आंसर निकालिए। बेटा हीलियम सिंगली आयनाइज के लिए आंसर निकालिए। ठीक है, और बच्चे निकालिए जल्दी से, हीलियम सिंगली आयनाइज। हीलियम सिंगली आयनाइज बेटा, गुड बेटा गुड। अब मतलब आपसे कोई कह दिया जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, तो आप ये बताइए एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसका मतलब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हमारी कितनी होती है, 10.2 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपने हीलियम की बात कही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हीलियम की बात है तो Z² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग ये क्या आंसर दे रहे हो भैया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 40.8 आ जाएगा। तो हमारा ये एनर्जी आ रही है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब आपका आंसर अब सही है, 40.8 आएगा। अब कोई पूछ रहा है आपसे कि लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताइए। अगर लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, मान लीजिएगा निकालनी है लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, और वो भी निकालनी है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है मतलब n=1 से ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, हमें n=इनफाइनाइट पे ले जाना है। और आपको लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका बेटा यहाँ आंसर आ जाएगा 13.6 माइनस 0। और ये आ जाएगा, अगर प्लस या माइनस में पूछा जाए तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। और बेटा अगर आपको निकालना हो, अच्छा बेटा ठीक है, अगर आपको निकालना हो कि लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर पूछा हो लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर हम लोग किसी दूसरे एटम की निकालें लास्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम या लिथियम डबल आयनाइज कर दें, तो ऐसे केस में हम लोग जाते हैं बेटा, हमारा आंसर आ जाता है। और आप बताइए, हमारे लास्ट एक्साइटेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, यानी कि 13.6 हम लोग लेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और उसके बाद बेटा हम लोग लेंगे 13.6 हाइड्रोजन के लिए लेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा Z² का मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, 3² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू 9 कर देंगे तो बेटा 122 आंसर आ जाएगा, 122.4 आंसर आ जाएगा। बेटा हम 5 नंबर पे बात करेंगे अगर, तो 5 नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा कि कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कोई पूछे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है n=1 से जाते हैं।
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए तो n इक्वल टू 1 से हम जाएंगे n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम 13.6 माइनस आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेटा हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन n बराबर 2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जरा बताइए n बराबर 2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा। n बराबर 2 ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम 2 से कहां ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब हम 2 से इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बताइए। 3.4 प्लस आपका आंसर आ 3.4। जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 7 नंबर पे निकालने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एनी एक्साइटेड, अगर कोई कहे कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने जा रहे हो, तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है हाइड्रोजन एटम का, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 के अलावा कहीं भी है, n इक्वल टू 1 में नहीं है, n इक्वल टू 1 के अलावा कहीं भी है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 1 के अलावा कहीं भी है तो हमारा आंसर आ जाएगा, बताइए, अगर 2 पर है तो 3.4, 3 पर है तो 1.51, 4 पर है तो 0.85, 5 पर है तो 0.54। तो बेटा आपका आंसर आएगा या तो 3.4 या 3.4 से कम। तो फाइनली योर आंसर विल बी दिस। बेटा अब आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए आ जाता है कि आपसे पूछा गया है आयोनाइजेशन, मान लीजिए पूछा जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो अगर मान लीजिए आईपी पूछा जाता है, आईपी फॉर हीलियम सिंगली आयनाइज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताइए क्या आंसर आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2, कहाँ जाएंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाएंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए कैसे लगेगा 3.4, लेकिन हीलियम है तो क्या हो जाएगा z², यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 13.6 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आईपी निकालना, आईपी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालकर उसको क्या कर देंगे पोटेंशियल में, यानी कि वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जो है ना फ्रीक्वेंटली करेंगे, तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो बच्चों, किसी बच्चे को के दिमाग में कोई सवाल अगर आ रहा हो, कोई सवाल आपने किया हो, वो ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई सवाल किया हो, पूछना हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई भी क्वेश्चन आपने किया हो, एक आपको हम 4 पेज की शीट और दिए दे रहे हैं आज बेटा, SRB ऑनलाइन, SRB रैंकर ऑनलाइन, ये बेटा 4 पेज की शीट दिए दे रहे हैं, देखिए आ गई कि नहीं आ गई ग्रुप पर, देखो तो कोई भी बच्चा हमारा इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। और ये बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन आता है बच्चों, देख लीजिएगा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिएगा अगर कोई कहे इफ रेडी, बोले बेटा इफ
24.6 electron volt energy needed to emit an electron from helium atom. कह रहा है कि find amount of energy needed to emit all 2 electrons of helium atom. हीलियम एटम के सभी 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी? हीलियम के सभी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी, बताइए जल्दी से। भैया जल्दी आंसर चाहिए। 38. गुड, एक बच्चे का आंसर आया, अगले बच्चे का बताइए। आगे बताइए जल्दी से। बोलो बेटा आगे। गुड बेटा गुड, और बताइए। और बताइए। गुड बेटा, हीलियम एटम हमारा दिया गया है और हीलियम एटम का मतलब जानते हैं बच्चों? हीलियम एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली ऑर्बिट में, और एक ये और एक ये निकलेगा तो, और ये निकलेगा तो इसके लिए 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है। और हमारा हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा सिंगली आयनाइज। तो अब आप बताइए कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये तो हाइड्रोजन लाइक हो गया। जब हीलियम सिंगली आयनाइज हो गया तो ये हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 और इनटू हो जाएगा 4, यानी 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों क्लियर हो गया? अगर हीलियम सिंगली आयनाइज हो जाएगा तो उसके लिए एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम +1, अभी अभी बताया था। और ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल हम कितनी एनर्जी देंगे? तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit बोथ इलेक्ट्रॉन। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आपको निकालना है बेटा 24.6 और प्लस निकालना है 54.4। 79 आंसर बच्चों का आया, बिल्कुल सही आंसर। 79 बच्चों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा बेटा, हम अगर आगे बढ़ जाते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने किया ये वाला, और बेटा 10 नंबर पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने दिए हैं, करके आइएगा। और इफ नोट करिएगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक atom, an electron in hydrogen like atom needs energy to emit, to ionize
from ground state 13.6, from ground state 54.4 electron volt. Find name of atomic number. Name of एटम निकालना। आपको कौन सा एटम है, बिल्कुल सही। जैसे आपसे मैंने कहा कि अब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है, आयनाइज हो रहा है। अब ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन के लिए हमारी एनर्जी होती है 13.6, और Z स्क्वायर करेंगे तो किसके लिए हो जाएगी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो जाएगी, और उसको हम इसके इक्वल कर देंगे तो Z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और Z की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब ये हमारा हीलियम सिंगली आयनाइज हो गया। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप जो है करिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस तरह के यहाँ पे दिए भी गए हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम बेटा आपसे बात करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे इन्होंने सीरीज निकाली, लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है ना, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हमारे पास स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा बेटा दो तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा बेटा यहाँ पे दो तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा, नंबर 1 होता है एब्जॉर्प्शन और नंबर 2 होता है बेटा एमिशन। तो सारे बच्चे जरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताइए कि हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो ये हो जाएगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हमारे पास, और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ले जाते हैं किसी भी हायर स्टेट में, तो हमारे पास हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए तो एक बात सुन लो बेटा, एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्या जरूरी है कि ग्राउंड से ही ले जाते हैं? एक एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर n equal to 3 नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस काउंट करिए। फॉर n equal to 3 नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस काउंट करिए। n equal to 3 के लिए आपको नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस निकालनी है। बेटा मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ये वाला n equal to 1, ये वाला n equal to 2 और ये वाला n equal to 3, यानी n equal to 1, n equal to 2 और n equal to 3। एक मिसकंसेप्शन दूर करे देते हैं। एक ये वाली लाइन है, जब हम पहले से दूसरे पे जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे और फिर डायरेक्ट तीसरे पे जाएंगे। तो याद रखिएगा एक बात यहाँ पर है कि कभी भी ये वाली लाइन को काउंट नहीं करते हैं, हम तीसरे से पहुंचने वाले, थर्ड पे पहुंचने वाली दोनों लाइन लेते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी हमारी, एब्जॉर्प्शन लाइंस हो जाएंगी 3 - 1 यानी कि 2। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एनी n, किसी भी n के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस हो जाएंगी। जब हम किसी भी n के लिए फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस निकालेंगे तो आएगा n - 1। तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन होगा तो n - 1। ठीक है। अब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका स्टे करता है 10 की पावर, बोलो कितने सेकंड तक स्टे करता है? किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक स्टे करेगा? किसी भी बताइए, किसी भी हायर ऑर्बिट में 10 की पावर -8 सेकंड तक स्टे करेगा। बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद आफ्टर दिस टाइम इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू ग्राउंड। हाँ जी सर, एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से होगा। बेटा कहा यह जाता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमने बोला है कि जो हम एटम की बात करते हैं तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है। अगर कोई एक्साइटेड एटम आपका ऑलरेडी दिया हो, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड एटम, अगर वो एक्साइटेड एटम आपका ऑलरेडी दिया हो
तो एक्साइटेड एटम में इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन ग्राउंड के लिए ही आता है, एक्साइटेड एटम होता है तो अलग बात। तो हम लोग एक बात बेटा यहाँ पे करते हैं कि किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मेकिंग जंप, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड। तो हमको पूछा जाए कि इमिटेड स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी, तो n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहे यहाँ पे कि भाई हम लोग ओनली, याद रखिएगा फाइनली इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कहाँ पे लौटता है, ग्राउंड पे लौटता है, तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन पूछा जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ एमिशन अगर लाइंस पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस अगर पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न, इलेक्ट्रॉन कहां से लौटेगा, विल रिटर्न फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन आपका कहां से लौटेगा, विल रिटर्न फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से लौटेगा, nth ऑर्बिट से ग्राउंड पे लौटेगा। तो n2 की जगह n कर लीजिएगा और n1 की जगह 1 कर लीजिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी होगी कौन सी वाली, एमिशन वाली हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा, सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाए आगे, आगे बढ़ जाए बेटा। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस हो गई। अब आपको देखो एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पर सीरीज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी हमारी सीरीज मिलेंगी। तो एक तो लाइमन मिलती है, पामर मिलती है, पाशन मिलती है, ब्रैकेट मिलती है, एंड बेटा फंड सीरीज मिलती है, हम्फ्री मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पामर जो मिलती है ये आपकी पार्शियली मिलती है, पार्शियली इनविजिबल लाइट, पार्शियली इनविजिबल लाइट। अच्छा बेटा एक बात समझिएगा, सीरीज कैसे मिलेगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 पे लौटेगा किसी भी हायर से तो लाइमन, 2 पे लौटेगा तो बामर, 3 पे लौटेगा तो पाशन, 4 पे लौटेगा तो ब्रैकेट, 5 पे लौटेगा तो, सुनो ध्यान से, जैसे किसी ने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो पहली लाइन लाइमन की जो होगी तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन हो जाएगी और वो भी हो जाएगी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। तो बताओ कितनी वेवलेंथ निकालेंगे, 1 अपॉन लैम्डा r की वैल्यू पुट करेंगे और बेटा हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी कितनी, 7, और यहाँ पे आएगा 1/1 और बेटा यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी भी आप इसका आंसर ऐसे नहीं निकालोगे, आप हमेशा आंसर आप किस मेथड से निकालेंगे बताइए, मेथड तैयार है कि नहीं, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है बताइए, लैम्डा निकालना है 1 2 3 7 5 और डेल्टा ई कर दीजिएगा, लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा। बताइए लाइमन के पहले मेंबर में कितनी एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन में, बोलिए 10.2 निकलती है और ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3 7 5, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। हमें ये याद है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया, जरा बाय बाय टाइप कर दीजिए बच्चे, आगे बढ़ जाएं, बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया, गुड। लास्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज अगर कोई पूछे
तो लास्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज अगर कोई पूछे, इलेक्ट्रॉन हमारा इनफाइनाइट से 1 आता है, तो इनफाइनाइट से अगर 1 आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 1.09 10 की पावर 7 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी। अगर लास्ट मेंबर पूछेगा तो शॉर्टकट मेथड 1 2 3 7 5 13.6 करेंगे तो अप्रोक्स 911 911। तो 911 आप इसको लर्न कर लीजिए, अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा। एक नाम इसको और दे देते हैं कि इसको लास्ट वाले को कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेंबर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेंबर कहते हैं। तो बेटा इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर कहते हैं। सीरीज लिमिट में कहते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या करो, द लास्ट मेंबर मतलब हाँ सीरीज लिमिट। लास्ट वाले को हम लोग जो है एक उसका सीरीज का नाम डालते हैं, सीरीज लिमिट कहा जाता है। तो सीरीज लिमिट अगर कहेंगे तो ये 5 नाम हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो पांचों तैयार। अच्छा ये बात जो मैंने आपको लाइमन में बताई है, यही बात आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बामर में भी लर्न करेंगे। मान लीजिए कहा दिया जाए फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, तो सभी बच्चे बताइए बामर सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेंबर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहेंगे अगर तो बेटा ये आ जाएगा हमारा, हम लोग फर्स्ट मेंबर का मतलब होता है रिमेंबर n=3 से n=2। अब हम लोग याद रखेंगे लेकिन इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला हमारा आ जाता है, कई बार हमारा बेटा आ जाता है आर के टर्म्स में आंसर निकालिए। तो बताइए लाइमन के फर्स्ट क्या होता है बेटा, तो हम लोग इसको कहते हैं आर के टर्म्स में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5r/36, तो ये हो जाएगा 36/5r। तो कई बार हम ऐसे निकालते हैं। और बेटा इसका मतलब जानते हैं आप कि हम लोग यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, एक काम यहाँ पर हम और कर लेते हैं बेटा, कि आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जैसे ये वाली वेवलेंथ होती है तो इसमें क्या कहेंगे 1 2 3 7 5 अपॉन, बताओ कितनी एनर्जी होती है 2 की 3.4, और बताइए 3 की कितनी होती है 1.51। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये अप्रोक्स आ जाएगा हमारे पास 36563 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट मेंबर ऑफ बामर निकालिए, लास्ट मेंबर ऑफ बामर, लास्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज अगर आप निकालेंगे, और इसको कहते हैं बेटा हम लोग सीरीज लिमिट, है ना, इसको कहते हैं सीरीज लिमिट कहते हैं बेटा। और सीरीज लिमिट अगर निकालेंगे या इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको कहते हैं बेटा हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि 1/λ=r और ये आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग 1/इनफाइनाइट स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3646 एंगस्ट्रॉम। मैंने यहाँ पे याद कर रखी है वैल्यू ये एंगस्ट्रॉम में, तो आप भी याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में मिलती है और बामर सीरीज होती है वो हमारी विजिबल पार्ट में मिलती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ शुरू होती है 4000 से 7000 तक होती है, लेकिन आपको यहाँ पर बामर सीरीज की पहले मेंबर मिलता है आपका
4,000, 6,500 और लास्ट मेंबर मिलता है 3,600। इसका मतलब बामर सीरीज हमारी कंप्लीटली तो बेटा, हमारी बामर सीरीज कंप्लीटली तो विजिबल में नहीं पाई जाती है, पार्शियली पाई जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बामर सीरीज में एक काम करते हैं कि बामर सीरीज का सेकंड मेंबर भी फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड मेंबर हमारा आ जाता है n इक्वल टू, बेटा n इक्वल टू 4 से आता है n इक्वल टू 2 में जंपिंग करते हैं। ये हमारा सेकंड मेंबर बामर सीरीज का आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई, बताइए 2 की कितनी एनर्जी है 3.4, बताइए 4 की कितनी है 0.85। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 4861। बच्चों सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ देखी गई थी, सबसे पहले सीरीज, जब भी सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम मिला, सबसे पहले विजिबल पार्ट देखा गया था और इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली लाइन कहते हैं, नाम डाल देते हैं H अल्फा, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दूसरी लाइन, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तीसरी लाइन। भैया सबसे पहले जो हमारा मिला उसी का हमने नाम हाइड्रोजन के नाम से डाल दिया, लर्न कर लीजिएगा। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डी ब्रोगली में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। बच्चों कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है। आपको एक चीज आपको मैं बताऊं जो बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। बच्चों स्पेक्ट्रम की जो क्वालिटी होती है वो हमारी होती है, एक तो होती है लाइन और दूसरी होती है हमारी एक होती है लाइन बेटा, एक होती है लाइन और दूसरी होती है बेटा हमारी बैंड, और तीसरी होती है हमारी बेटा, इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक होती है लाइन और दूसरी होती है बैंड, तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस। लाइन स्पेक्ट्रम कौन देता है, ये मैटर की एटॉमिक स्टेट देता है। तो एटॉमिक स्टेट आपको लाइन स्पेक्ट्रम देगा, मॉलिक्यूलर स्टेट आपको क्या देगा, बैंड स्पेक्ट्रम देगा, और बल्क स्टेट क्या देगा आपका बेटा, तो बल्क स्टेट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस देगा। जैसे सोडियम वेपर, सवाल बनता है सोडियम वेपर कौन सा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन वेपर कौन सा स्पेक्ट्रम, नियॉन लैंप कौन सा स्पेक्ट्रम, बताइए मरकुरी लैंप कौन सा स्पेक्ट्रम। सारे एग्जांपल हो गए किसके, सारे एग्जांपल किसके हो गए बेटा, लाइन के हो गए। अगर हमसे बेटा बोले CO2 का स्पेक्ट्रम बताइए, N2 का स्पेक्ट्रम बताइए, O2 का स्पेक्ट्रम बताइए बेटा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताइए, वो भी कौन सा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा बैंड। हमसे कोई कहे कि सन का स्पेक्ट्रम कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। हमको कहे बेटा टंगस्टन का स्पेक्ट्रम कैसा है, तो टंगस्टन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, हमको टंगस्टन कहेगा तो ये मिलता है हम लोग का बल्क फॉर्म में। मॉलिब्डेनम का स्पेक्ट्रम कैसा है, तो मॉलिब्डेनम का स्पेक्ट्रम जो है ना, ये आ जाएगा आपका कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं, इनको हम लोग खत्म करके अपनी अगली वाली बात पे आ जाते हैं जो हमने